नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि चुनाव के नतीजे आ जाने के तकरीबन 2 महीने के बाद भी जो विपक्षी सांसद हैं, यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला धड़ा है, उससे जुड़े हुए जो जो सांसद हैं, उन पर लगातार हमला हो रहा है। आज महुआ मोइत्रा अपने संसदीय क्षेत्र में थीं, वहाँ पर वो अपनी पार्टी के ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थीं, लेकिन देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का एक हुजूम उनकी पार्टी ऑफिस के बाहर आ गया और उसने लगातार अंडे फेंके, नारेबाजी की और एक तरीके से डर पैदा करने की कोशिश की। महुआ मोइत्रा ने खुद ही इसका वीडियो बनाकर पोस्ट किया है और उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनके कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जहां पर वह अपने विरोध में खड़े नेताओं को लगातार डराना चाहती है और वहां पर बहुत हिंसक तरीके के हमले विपक्षी सांसदों पर हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और अब महुआ मोइत्रा पर भी अंडे फेंके गए। तो कुल मिलाकर यह जो स्थिति है वह यह दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक स्पेस काफी सिकुड़ चुका है। अब इस संदर्भ में यह बात इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि एक नई सरकार चुनकर आई है, उसके पास पर्याप्त बहुमत है और अगर वह चाहे तो एक ऐसी लोकतांत्रिक नजीर प्रस्तुत कर सकती है जिसमें विपक्षी दल भी सही तरीके से अपने कार्य को कर पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जब एक दल ने चुनाव जीत लिया तो अब वह इस बात पर काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से विपक्षी दल बिखर जाए। हम सब यह जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कई धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तृणमूल कांग्रेस वह है जिसमें कि तकरीबन 60 विधायक है जो ममता बनर्जी से अलग हो चुका है। एक तृणमूल कांग्रेस का धड़ा हुआ है जो एक अन्य दल में मिल चुका है और उसमें 20 से ज्यादा सांसद हैं और एक तृणमूल कांग्रेस वह बचा है जिसमें 20 विधायक हैं और 4 या 5 सांसद हैं जो कि ममता बनर्जी के साथ है। अब यह जो स्थिति है वह इस बात को दर्शाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह किसी भी तरीके से विपक्ष के लिए पश्चिम बंगाल में स्पेस नहीं छोड़ना चाहती है और असल में यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की ही बात नहीं है बल्कि यह अन्य राज्यों में भी सामने आती हुई राजनीति दिखती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर है इस तरीके से मानो वह उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहे। अब इस संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह बात कुछ हद तक सही है या काफी हद तक सही है कि तृणमूल कांग्रेस की जो पूरी राजनीति रही है पश्चिम बंगाल में उसका मॉडल भी विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा करने और उन्हें डराने धमकाने का रहा है। लेकिन यह इस बात को सही साबित नहीं कर सकता है कि आज के दिन में उनके नेताओं पर भी इसी तरीके के हमले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे हैं। हमें यह बात समझकर रखनी है कि जो यह बार-बार खबर चलती है कि कुछ लोग आ गए, भीड़ आ गई, उसने हमला किया, यह बात पूरी तरीके से सच नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि अगर यह बात सच भी है, तब भी लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन अधिकांश मामलों में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता जमा होते हैं और वे यह कोशिश करते हैं कि जो विपक्षी नेता हैं, जैसे महुआ मोइत्रा हैं, वो उन्हें डरा सके और एक ऐसी स्थिति पैदा कर सके जिससे उन्हें यह लगे कि जन समर्थन उनके साथ नहीं है या कम से कम मीडिया में यह प्रोजेक्ट किया जा सके कि जो सांसद हैं उन्हें ही इतने ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि अब उनका अपने संसदीय क्षेत्र में भी जाना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन दलों के साथ सहयोगी के साथ के रूप में जुड़ती है, बाद में वह उन्हें ही खंड-खंड कर देती है। इसके पहले शिवसेना का उदाहरण हमारे सामने है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का उदाहरण हमारे सामने है। शिवसेना के कई भाग हुए और फिर से हाल के दिनों में शिवसेना के 6 सांसदों ने शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ छोड़ा और फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जो कि परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की तरह ही है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, उसके संदर्भ में हमें यह याद रखना होगा कि जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तो उनका एकमात्र एजेंडा यही था कि किसी भी तरीके से वो वाम दलों को सत्ता से बाहर करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भी सहयोग लिया। मौका पड़ा तो उन्होंने कांग्रेस का भी सहयोग लिया और जब वो चुनाव जीत गई, तो 2016 तक
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। लेकिन तमाम राजनीतिक प्रेक्षक क्या मानते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया, आरएसएस का साथ लिया, उन्हें राज्य में स्पेस दिया ताकि कांग्रेस और वाम दलों के स्पेस को खत्म किया जा सके। और आज के दिन में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तृणमूल कांग्रेस का ही खंड-खंड कर चुके हैं। तो एक तरीके से जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वह एक बड़ी प्रवृत्ति को दिखाता है, जहां पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि उनकी जो सहयोगी दल हैं, या तो वो उनमें मिल जाएं, और अगर वो विरोध करते हैं तो उन्हें वो खंड-खंड कर दें। खासतौर पे क्षेत्रीय दल लगातार इसका निशाना बन रहे हैं। तीसरी बात हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो संसदीय लोकतंत्र है, वह बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से काम करने वाली चीज़ है, जिसमें कि चुनाव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव में तमाम दल चुनाव लड़ते हैं, एक प्रमुख सत्ताधारी दल होता है, एक विपक्षी दल होता है, कई बार वह गठबंधन के रूप में होता है। चुनाव लड़ते समय वे अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, और उसके बाद चुनाव में किसी एक दल को जीत मिलती है। अगर विपक्षी दल को जीत मिलती है तो सत्ताधारी दल सत्ता विपक्षी दलों को सौंप देता है और सत्ता परिवर्तन हो जाता है। फिर विपक्षी दल का काम यह माना जाता है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाए, लोगों के बीच में उठाए, मीडिया में उठाए, और इस तरीके से सरकार की कमियों को दिखाए, और अगर भविष्य में कोई और चुनाव होने वाला है तो वहां पर वह अपने बलबूते सत्ताधारी दल को हराने की कोशिश करे। तो पश्चिम बंगाल में जो चीज हो रही है वह यह है कि जब सत्ताधारी दल, जो आज का सत्ताधारी दल है, जब वो विपक्ष में था तो उसने कुछ हद तक प्रताड़ना झेली, लेकिन आज वो उसी को सूद समेत उस दल को वापस लौटा रहा है जो कल तक सत्ताधारी दल था। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसा बर्ताव किया, उससे 2 गुना 3 गुना बर्ताव बुरा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें सूद समेत वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह स्थिति एक संसदीय लोकतंत्र के लिए संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। यह स्थिति संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी कि लोग अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी आलोचनाओं को प्रेस के माध्यम से या फिर सभा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपने विरोधी को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वे यह चाहते हैं कि जो विपक्षी दल के नेतागण हैं, वो कहीं से भी लोगों के बीच में ना आए। और यह जो प्रवृत्ति है, खासतौर पर उस दल की जिसे पर्याप्त बहुमत मिला है, अगर उसकी तरफ से यह प्रवृत्ति है तो हमारे लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत शुभ संकेत तो नहीं ही माना जा सकता है, बहुत ही खराब स्थिति को या बहुत ही अशुभ स्थिति को यह दिखाता है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, उससे निकलने का रास्ता बची-खुची ममता बनर्जी वाले तृणमूल के पास यही है कि वह एक व्यापक गठजोड़ बनाने की कोशिश करे उन दलों का जो कि अभी पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति की मुखालफत करने वाली राजनीति में भरोसा रखते हैं। यानी कि ममता बनर्जी को या तो कांग्रेस के साथ बिल्कुल विलय कर लेना चाहिए। अगर वो विलय नहीं करती हैं या कांग्रेस उन्हें अपने साथ नहीं लेना चाहती है, तो उनकी यह कोशिश होनी चाहिए कि वे वाम दलों के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर एक व्यापक गठजोड़ का निर्माण करें। यह सच है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या के स्तर पर कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति काफी कमजोर है। वाम दलों के पास 1 और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। लेकिन यह भी सच है कि उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। यह भी सच है कि दोनों ही दल देश के अन्य भागों में मौजूद हैं। तो अगर कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस मिल जाती है, अगर वाम दलों का वो सहयोग लेती है, तो फिर क्षेत्रीय स्तर पर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उतना आसान नहीं रह जाएगा। अब जो बाकी धड़े तृणमूल कांग्रेस के हुए हैं, उनका भविष्य क्या होने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह बात ज़रूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसी तरीके से लगातार हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक गतिविधि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अपनाते रहें, तो हो सकता है कि इससे ममता बनर्जी को अच्छी खासी सहानुभूति मिल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह की गतिविधियों से रोकें। वे पुलिस को अलर्ट करें कि जो भी अगर किसी का विरोध करना है, वह संसदीय तरीके से करे। वह कहीं से भी हिंसक हमला किसी नेता पर या किसी विरोधी दल के कार्यकर्ता पर ना करे। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी एक स्टैंड लेना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसे अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण
किसी हिंसा का सामना ना करना पड़े। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है या अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उससे निपटने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने वाले पुलिस बल है, कई तरह की जाँच एजेंसियाँ हैं। लेकिन उनका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन यहाँ तो हम यह देख रहे हैं कि भीड़ को ही बिल्कुल छूट दी जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार, वह संयमित तरीके से आचरण करेगी और विपक्षी दलों के स्पेस को खत्म करने की बजाय उन्हें भी उचित मान-सम्मान देकर सुरक्षा प्रदान करके संसदीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने की दिशा में काम करेगी। हालाँकि मुझे यह भी लगता है कि इस तरह की उम्मीद कुछ ज़्यादा उम्मीद करना है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो कि सत्ता के मदमेचूर हैं। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।